हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आंचल सिंह। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं WSC ग्रुप 2 लेवल 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाली हूं। फ्रेंड्स, आज हम इस PDF का पार्ट 2 बनाएंगे। पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 और उसके आगे के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको CITS का एग्ज़ाम देना है या फिर आपको ITI से रिलेटेड किसी भी चीज़ों का एग्ज़ाम देना है तो आपके लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी यूज़फुल हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं वो भारत स्किल की साइट पे आपको मिल जाएंगे। और ज़्यादातर एग्ज़ाम्स जो होते हैं, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो भारत स्किल की साइट से ही बनते हैं। ठीक है, और साथ में मैं आपको क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन जो है वो बेसिक से बताती हूँ। तो आपको ITI से रिलेटेड हैं अगर आप, तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हम ये सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विच मटेरियल में ऑल्सो बी कंसिडर्ड अ सेमी कंडक्टर एलिमेंट। इनमें से कौन सा पदार्थ अर्धचालक पदार्थ के रूप में भी माना जाता है। तो देखिए, यहाँ पे 3 तरीके के पदार्थ होते हैं। कंडक्टर होता है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। फ्रेंड्स, कंडक्टर वो होते हैं जिसमें हमेशा ऑलवेज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट के। ओके, इलेक्ट्रिक करंट जिसमें हमेशा ही इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है उसे हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। जिसमें कभी फ्लो नहीं होता उसे हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। और सेमी कंडक्टर क्या होता है? सेमी कंडक्टर जिसमें कभी करंट का फ्लो होता है और कभी कभी करंट का फ्लो नहीं होता है। ये हमारे डिफरेंट कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो समटाइम्स लिख सकते हैं यहाँ पे। तो कंडक्टर हुआ जिसमें हमेशा ऑलवेज करंट का फ्लो होता है, इंसुलेटर नेवर, कभी भी करंट का फ्लो नहीं होता, और सेमी कंडक्टर में कभी करंट का फ्लो होता है और कभी करंट का फ्लो नहीं होता। में से कौन सा मटेरियल है जो सेमी कंडक्टर एलिमेंट होता है? तो कार्बन यहाँ पे ऐसा मटेरियल है जो सेमी कंडक्टर एलिमेंट होता है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट टाइप ऑफ डायोड यूजेज अ कंपाउंड ऑफ गैलियम आर्सेनाइड। ऐसा कौन सा डायोड है जो गैलियम आर्सेनाइड को यूज़ करता है इन इट्स कंस्ट्रक्शन। तो ये आपको याद रखना है। लाइट इमिटिंग डायोड ऐसा डायोड है जो अपने कंस्ट्रक्शन में गैलियम आर्सेनाइड के कंपाउंड को यूज़ करता है। ठीक है, ये नाम गैलियम आर्सेनाइड और लाइट इमिटिंग डायोड आप साथ में याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। विच इज़ नॉट एन इंसुलेटर। मैंने ऊपर अभी आपको बताया कि इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें कभी भी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होता है। तो देखिए, ऊन में कभी भी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होता है, प्लास्टिक में भी कभी भी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होता है, कॉपर मेटल है और मेटल में करंट फ्लो होता है, ग्लास में भी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होता है। तो मतलब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच इज़ नॉट एन इंसुलेटर। ये इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर है और ये इंसुलेटर है। तो हमारा करेक्ट आंसर है कॉपर। कॉपर इंसुलेटर नहीं है। ठीक है, बल्कि कॉपर एक कंडक्टर है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करूँगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ बॉडी एक्सेलरेट स्पीडली फ्रॉम 8 किलोमीटर पर आवर टू 24 किलोमीटर पर आवर इन 4 सेकेंड। फाइंड एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग दिस टाइम। इसमें आपसे 2 चीज़ पूछी गई है, एक त्वरण और दूसरा विस्थापन दूरी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों चीज़ों को हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए, 3 फॉर्मूले होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये पूरा चैप्टर सिर्फ 3 फॉर्मूले से सॉल्व हो जाता है। इससे रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए मैं आपको वो 3 फॉर्मूले बताती हूँ। पहला फॉर्मूला है V = U + AT। दूसरा फॉर्मूला होता है S = UT + ½ AT²। और तीसरा फॉर्मूला होता है V² = U² + 2AS। ठीक है, इन तीनों फॉर्मूलों को आप याद रख लीजिए और इसमें कौन सी वैल्यू क्या है वो भी देखिए। देखिए, जो V है वो है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ओके, जो U है वो है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब शुरू में जो वेलोसिटी थी वो U है। जो A है वो है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, जो T है वो है टाइम।
बस इतना ही आपको याद रखना है। इसमें एस भी है, एस होता है डिस्टेंस ट्रेवल या फिर दूरी, ठीक है, डिस्टेंस या दूरी। अब इन 3 फॉर्मूलों में से हम यहाँ पे पहला और दूसरे फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और पहले से हम लोग त्वरण निकालेंगे। ये वैल्यू देखिए, v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, t दिया हुआ है। ये क्या है, u, u मतलब शुरुआत में जो वेलोसिटी थी वो होता है u। यहाँ पे 8 किलोमीटर पर आवर शुरुआत में वेलोसिटी थी तो ये u हुआ, ठीक है। बाद में 24 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी हो गई तो वो v हुआ फाइनल वेलोसिटी, और टाइम कितना लगा, 4 सेकेंड। मतलब v की वैल्यू रखेंगे, u की वैल्यू रखेंगे, t की रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको पहले इक्वेशन से मिल जाएगी, तो पहले हम इसलिए इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है विस्थापन दूरी, और दूरी के लिए हम सेकेंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे। s दूरी है, s की वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब इन सब की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। देखिए u की वैल्यू है 8 किलोमीटर पर आवर, t की वैल्यू 4 सेकेंड दी हुई है, हाफ तो हाफ है। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पहले इक्वेशन से मिल जाएगी, तो फिर टी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ऐसे हम वैल्यू रख देंगे तो v यहाँ पे हमको एक्सेलरेशन और दूरी की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को समझना कि हम क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करें उसमें टाइम लगता है, आपको एग्ज़ाम में इस चीज़ में टाइम लगता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें आपको टाइम लगेगा, लेकिन बिलीव मी आगे इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले ही बोला है आपको ये दोनों फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं हम इस क्वेश्चन में, पहला और दूसरा। आपको फॉर्मूले याद हो गए होंगे, इरेज हो गया फॉर्मूले। पहली चीज़ आपको इस क्वेश्चन में फॉर्मूले याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए सेकेंड चीज़ क्या है, यहाँ पे 8 किलोमीटर पर आवर में वैल्यू दी गई है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे सेकेंड, लेकिन आंसर सिर्फ मीटर में दिया गया है, मतलब हमें सारी वैल्यू को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, ठीक है। तो आइए हम पहले 8 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं। तो किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज कीजिए, आवर को 3600 सेकेंड। तो यहाँ से ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 9 36, मतलब ये 20/9 मीटर पर सेकेंड। ये किस चीज़ की वैल्यू है, ये है u की, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है, क्योंकि देखिए शुरू में ये वेलोसिटी थी, बाद में 24 किलोमीटर पर आवर हो गई। इसको भी चेंज करते हैं, v की वैल्यू क्या है, 24 × 1000 डिवाइडेड बाई 3600, 12 दूना 24, 12 3 36, इसकी वैल्यू हो जाएगी 20/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये v की वैल्यू हो गई, ठीक है। u की वैल्यू हो गई, v की वैल्यू हो गई। अब बस कुछ नहीं, अब हम वो दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे और उसमें वैल्यू को रख देंगे। देखिए इसकी वैल्यू आई है 20/9 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग 8 का यूज़ नहीं करेंगे, जहाँ भी वैल्यू रखनी होगी 20/9 रखेंगे, ठीक है। 24 का यूज़ नहीं करेंगे, जहाँ भी वैल्यू रखनी होगी 20/3 रखेंगे, क्योंकि हमें मीटर पर सेकेंड में वैल्यू को रखनी है। अब हम इसको डिलीट कर दें। तो चलिए अब वैल्यू रखते हैं। पहली इक्वेशन है v = u + a t। v की वैल्यू है 20/3 = 20/9। a की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है और t की वैल्यू 4 दी गई है। अब इसको इधर ले जाके घटा दीजिए, 20/3 - 20/9 = 4a। यहाँ पे आ जाएगा ये 20 × 60 - 20/9 = 4a। ये आएगा फ्रेंड्स 40/9 = 4a, मतलब a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10/9, क्योंकि ये देखिए 4 दहा में 40, तो a की वैल्यू 10/9, यानी कि इसको आप भाग देंगे 10/9 को तो ये बन जाएगा 1.11 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है और ऑप्शन नंबर 3 में है। तो अगर हम डिस्टेंस को निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि करेक्ट आंसर कौन सा है, ये आपको याद रखना है। तो दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, s = ut + ½ at²। u की वैल्यू है 20/9, t की वैल्यू है 4, हाफ तो हाफ है। a की वैल्यू अब यहाँ पे हम 10/9 रखेंगे ताकि सॉल्व करने में इजी हो, दशमलव में रखेंगे तो इजी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 का, t की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16।
इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा 20 चौके 80/9 प्लस ये 2 से कट जाएगा, 2 8 16, तो हो जाएगा ये 80/9, मतलब ये हो जाएगा 160/9। इसको आप भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 17.76 मीटर। डिस्टेंस है मीटर में। ओके, मतलब आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है वो मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ। पहली चीज़, आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, दूसरी चीज़, आप यूनिट का ध्यान रखिए। बस ये चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके इस तरह के क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन आपको एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया है मैंने, इसलिए आप इतना टाइम लग गया है। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आता हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है MKS स्टैंड फॉर। देखिए MKS का फुल फॉर्म होता है मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं। मैंने इसको कुछ और लेवल के PDF में भी देखा है जिसमें MKS में आपसे M का फुल फॉर्म पूछा गया था। M क्या होता है ये पूछा गया था, तो M मीटर होता है। किसी क्वेश्चन में MKS में K क्या होता है ये पूछा जाता है, तो K किलोग्राम होता है। ठीक है, और द्रव्यमान के लिए यूज़ होता है। तो इस तरह से अगर आप MKS का फुल फॉर्म याद रखेंगे तो इसमें आपको ऐसा भी हो सकता है केवल M, केवल K या फिर केवल S ही पूछा जाए, और ये काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए इसको। इसके अलावा 2 यूनिट सिस्टम और होते हैं, एक होता है CGS और दूसरा होता है FPS। देखिए CGS का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। ओके, FPS का होता है फुट, पाउंड एंड सेकेंड। ये दोनों वैसे एग्ज़ाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन MKS का M, K और S क्या होता है या पूरा MKS, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल्स टू इन न्यूटन। 1 किलोग्राम फोर्स की वैल्यू न्यूटन में 9.81 न्यूटन होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट हीट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रखिए कि हीट ट्रांसफ़र के 3 मीडियम होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। जो रेडिएशन होता है इसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जैसे सूर्य से जो किरणें आती हैं धरती पर, वो निर्वात में भी आ सकती हैं। निर्वात का मतलब जहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता, मीडियम होने का मतलब जहाँ पे एयर होती है या फिर कुछ और चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो रेडिएशन जो होता है वो मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, उसके लिए बिना मीडियम के भी हीट ट्रांसफ़र हो जाता है। कंडक्शन में तो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। ठीक है, और कन्वेक्शन में एयर फ्लो वगैरह टाइप की चीज़ें आती हैं, मतलब यहाँ पे कुछ गरम गरम रखा है, ये पंखा है, मैंने पंखा बनाया है, ये यहाँ से एयर जा रही है और बस इसको ठंडा करे जा रही है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कन्वेक्शन के अंदर आती हैं। ठीक है, तो इसका रेडिएशन ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, नॉर्मलाइजिंग इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट। यह क्वेश्चन आपको याद रखना है कि नॉर्मलाइजिंग जो नॉर्मलाइजिंग होती है वो 30 से 50 डिग्री एबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होती है। ठीक है, 30 से 50 डिग्री अबव क्रिटिकल टेम्परेचर नॉर्मलाइजिंग टेक्स प्लेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ओम्स लॉ रिलेट। देखिए ओम्स का लॉ कहता है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब करंट थ्रू अ कंडक्टर, ये जो करंट है, करंट थ्रू अ कंडक्टर between 2 parts is directly proportional to the voltage of 2 parts, मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। यहाँ से हम लोग इक्वेट करते हैं V = IR। ठीक है, तो ये है ओम्स का लॉ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशन। 2 इक्वेशन दिए गए हैं, इनको हमें सॉल्व करना है और इसके बाद a² - b² की वैल्यू भी निकालनी है।
तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। a माइनस बी इक्वल्स टू 7, a प्लस बी इक्वल्स टू 13। अब देखिए अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस बी और माइनस बी कट जाएगा, यहाँ पे 2a इक्वल्स टू 20 आएगा, मतलब a की जो वैल्यू है वो 10 है। अब a की वैल्यू 10 किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, तो ये हो जाएगा 10 माइनस बी इक्वल्स टू 7। अब b उधर जाएगा तो प्लस होगा और 7 इधर आएगा तो माइनस होगा, 10 माइनस 7 मतलब b इक्वल्स टू 3, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 3। ऑप्शन नंबर 1 में है a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 3, तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, हम यहाँ से भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी गई है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम उसको भी निकाल लेते हैं। निकालने की ज़रूरत नहीं है, इवन ए से भी हम पता कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, क्योंकि a की वैल्यू 10 किसी और आंसर में नहीं है। देखिए a की वैल्यू 5, a की वैल्यू 20, a की वैल्यू 4, तो अगर आप यहाँ से भी टिक कर देंगे तो आपका एग्ज़ाम में टाइम बच जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे आपको निकाल के दिखाते हैं। आप एग्ज़ाम में टाइम बचाइए, जितना बच सके अच्छा है। a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है 3, मतलब 100 माइनस 9 इक्वल्स टू 91। तो यहाँ पे 91 स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए लीवर इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिए। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस फोर्स डिवाइडेड बाई एफर्ट फोर्स। ठीक है, रेजिस्टेंस फोर्स डिवाइडेड बाई एफर्ट फोर्स ये होता है। और एक और फॉर्मूला होता है, आप उसको भी याद रखिए, कभी कभी वो भी आता है, एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाई लोड आर्म। एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाई लोड आर्म, इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला ज़्यादातर जो मैकेनिकल से रिलेटेड पेपर होते हैं उसमें देखने को मिल जाता है, तो या तो आपको ये मिल जाएगा या तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। लॉन इज़ इन शेप ऑफ रेक्टेंगल विथ, यहाँ पे रेक्टेंगल की स्पेलिंग गलत है, विथ वन साइड मेजरिंग 15 मीटर एंड इट्स डायगोनल 17 मीटर। देखिए ये रेक्टेंगल है, इसका कोई एक जो साइड है वो 15 है, चलिए हम ये मान लेते हैं, और दूसरा x है क्योंकि नहीं दिया है, और डायगोनल मतलब विकर्ण जो है उसकी वैल्यू 17 दी गई है। ठीक है, तो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द लॉन, मतलब हमें इस रेक्टेंगल का एरिया बताना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये हमारा एक ट्रायंगल है 90 डिग्री का रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में पता है ना ये सारे कोड जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, तो ये 90 डिग्री का एक ट्रायंगल है, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। ये होता है 15 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289, 15 का स्क्वायर होता है 225, यहाँ पे x स्क्वायर, तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 289 माइनस 225 दैट इज़ 64, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू 8 है। तो इसका एरिया कितना होगा, क्या होता है आयत का एरिया, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 15 गुणे 8, 15 8 120, मतलब 120, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, हाइड्रोस्टैटिक लॉ स्टेट्स। देखिए हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऐसा कुछ कहता है, यहाँ पे वाटर है पूरा ये कंटेनर में, और यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो लगने वाला प्रेशर P है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है P इक्वल्स टू रो जी एच, जहाँ पे ये H होता है या फिर Z होता है, कुछ भी कह लीजिए, जिससे हम हाइट को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो P इक्वल्स टू रो जी एच या फिर P इक्वल्स टू रो जी जेड, डिफरेंट बुक में आपको डिफरेंट सिंबल मिल जाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। यहाँ पे अगर आपको प्रेशर निकालने को कहा जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके प्रेशर भी निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस मीन्स E एंड बल्क मॉडुलस मीन्स K। इन दोनों में E और K में क्या रिलेशन है, यही क्वेश्चन है, तो आप इसको याद रखिए। E इक्वल्स टू होता है 3K 1 माइनस 2 म्यू, E अपॉन 3 1 माइनस 2 म्यू इक्वल्स टू K हो जाएगा, इसको
एक साइड करने पे, मतलब देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, k = E/1 - 2μ, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है इसका। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है, कभी कभी आपसे E और G में रिलेशन पूछा जाता है, तो आप उसको भी याद रखिए। E = होता है 2G1 + μ। ये क्वेश्चन भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने मिलता है। तो दो बस केवल यहाँ पे अगर आप ये दो रिलेशन याद रखेंगे तो इससे आपको किसी भी फॉर्म में पूछा जाए तो आप बाकी फॉर्म्स में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। E = 3K1 - 2μ और E = 2G1 + μ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। रेजिलियंस इज़ मेजर ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। तो रेजिलियंस कौन से एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को मेज़र करता है? एब्जॉर्ब्ड एनर्जी विद इन इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट अगर एनर्जी को मेज़र किया जाता है तो हम लोग उसको रेजिलियंस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इफ़ log2 = 0.30103 देन नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2⁻56। देखिए हम इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं, log 2⁻56 की वैल्यू होती है 56 × log 2। ठीक है, तो 56 × log 2 की वैल्यू होगी 0.30103 जो यहाँ पे दी है। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ से आएगा 16.857। तो मतलब इसमें जो डिजिट्स की वैल्यू होगी फ्रेंड्स वो होगी 16 पॉइंट समथिंग आता है, तो उससे एक ज़्यादा वैल्यू मतलब 17। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। जेनर डायोड वर्क्स इन। जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है, ये क्वेश्चन आपको याद करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। द स्टडी ऑफ बियर एंड टीयर ड्यू टू फ्रिक्शन इज कॉल्ड। देखिए एक सब्जेक्ट की ये एक सब्जेक्ट होता है, इसके अंदर हम लोग वियर और टीयर पढ़ते हैं, वो आता है ट्राइबोलॉजी के अंदर। वियर और टीयर क्या होता है, जैसे घर्षण के कारण यहाँ पे जो टूट फूट होती है, यहाँ पे दो ब्लॉक हैं और ये ऐसे आपस में रब करो या फिर किसी मशीन में कांटेक्ट में है तो इनमें क्या होता है, बियर एंड टीयर होता है। इसके लिए हम लोग लुब्रिकेशन अप्लाई करते हैं ना, थोड़ा सा वियर को कम करने के लिए। तो ये सारी जो स्टडी होती है वियर टीयर लुब्रिकेशन की, वो ट्राइबोलॉजी के अंदर आती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। हुक्स लॉ बियर्स अ रिलेशन बिटवीन। हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब हुक्स लॉ स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन को बताता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी गेट्स रिड्यूस्ड व्हेन। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कब घट जाती है? तो इनलेट वॉल्व क्लोजेस बिफोर बीडीसी। जब इनलेट वॉल्व बीडीसी से पहले बंद हो जाता है तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा लेवल 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, लेवल 2 के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपको देखने को बहुत कम मिलते हैं और लेवल 2 के क्वेश्चन बहुत टफ है। अगर आपका बेसिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तब आप लेवल 2 के का क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।